हेलो फ्रेंड्स, नमस्कार। आप सभी को नमस्कार, सभी का वेलकम इस क्लास में। यू ऑल आर वेलकम टू दिस क्लास। सो लाइव क्लास में सभी स्टूडेंट्स जो ज्वाइन कर चुके हैं क्विकली कंफर्म करेंगे आपका ऑडियो वीडियो एक्सेसिबल है। प्लीज कंफर्म योर ऑडियो वीडियो इज ओके। सो ऑल दोज हु हैव ऑलरेडी ज्वाइंड द लाइव क्लास, प्लीज कंफर्म क्विकली। आज का ये हमारा सेशन एक स्पेशल सेशन है, मैराथन क्लास है। लास्ट मिनट रिवीजन के हम क्वेश्चंस कर रहे हैं। तो चलिए क्वेश्चन को शुरू करते हैं। पहले हम मॉड्यूल ए के जो इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस हैं उनको शुरू करते हैं। इन पॉपुलेशन और ए सैंपल ए कैरेक्टरिस्टिक्स दैट वेरीज फ्रॉम वन इंडिविजुअल टू अनदर एंड कैन बी एक्सप्रेस्ड इन न्यूमेरिकल, उसको क्या कहते हैं? चाहे वो पॉपुलेशन हो चाहे वो सैंपल हो, उनमें वो कैरेक्टरिस्टिक्स वो वेरी करता है एक इंडिविजुअल से दूसरे इंडिविजुअल तक, तो उसको न्यूमेरिकल वैल्यू में एक्सप्रेस किया जाता है। उसको हम क्या कहते हैं? उसको हम कहते हैं वेरिएट। सो वेरिएट जो फ्रॉम वन पर्सन टू अनदर इंडिविजुअल डिफर करता है और इसको न्यूमेरिकल वैल्यू में एक्सप्रेस किया जा सकता है। इसके अपोजिट रहता है एट्रीब्यूट। तो एट्रीब्यूट को नंबर में एक्सप्रेस नहीं किया जा सकता। क्वेश्चन नंबर 2, न्यूमेरिकल वैल्यू और फंक्शन of the observations of entire population being studied is called numerical value or function of observation of the entire population being studied। तो हम उसको क्या कहते हैं उस न्यूमेरिकल वैल्यू को? सो दैट इज कॉल्ड पैरामीटर। तो हम उसको कहते हैं पैरामीटर। सो जब ये एंटायर पॉपुलेशन को रिलेट करता हो, लेकिन अगर ये सैंपल को रिलेट करता हो तो फिर हम उसको स्टैटिस्टिक्स कहते हैं। Midpoint of class is called mid value or and it is calculated as। तो दो क्वेश्चन है यहाँ पे। Midpoint of class is known as mid value or and it is calculated as। तो इसको हम कैसे कैलकुलेट करते हैं? तो आंसर इस मिड वैल्यू को हम कहते हैं क्लास मार्क, और हम इसको कैलकुलेट कैसे करते हैं? लोअर क्लास लिमिट प्लस अपर क्लास लिमिट दोनों का एवरेज कैलकुलेट कर लेते हैं डिवाइडेड बाय 2। क्वेश्चन नंबर 4, इन ए सीरीज क्लास इंटरवल CI। सो क्लास इंटरवल्स हैं 0 to 10, 10 to 20, 20 to 30 एंड 30 to 40, और इनकी फ्रीक्वेंसी वैल्यू रिस्पेक्टिवली क्या है? 0 to 10 के लिए 5, 10 to 20 के लिए 7, 20 to 30 के लिए 12 और 30 to 40 के लिए 8। हमने कैलकुलेट करना है रिलेटिव फ्रीक्वेंसी फॉर क्लास इंटरवल 20 to 30। तो इसके लिए हमने कैलकुलेट करना है 20 to 30 के लिए रिलेटिव फ्रीक्वेंसी। तो इसको कैलकुलेट करने के लिए हम क्या करेंगे? तो कैलकुलेट करने के लिए हम इसकी जो सो 20-30 की जो रिलेटेड फ्रीक्वेंसी है वो है 12। सो 20-30 के लिए है 12 एंड टोटल कितनी है? 5 + 7 + 12 + 8, सो टोटल है 32। सो 12 डिवाइडेड बाय 32 एंड दिस इज व्हाट वी गेट। तो फ्रीक्वेंसी को हम टोटल फ्रीक्वेंसी के साथ डिवाइड कर देंगे। सो फ्रीक्वेंसी उस पर्टिकुलर क्लास इंटरवल की, तो हमारा आंसर आ जाएगा 0.0375। Z writes A, B, C, D on 4 identical slips of paper and folds the paper. E is to randomly pick up any two. While picking up 2 paper slips, he picks up one and keeps it away. Then he picks up another from the remaining 3. So this is called what type of sampling? So Z ने 4 पेपर स्लिप्स बनाई एक जैसी और उनके नाम रखे उसने A, B, C, D। पेपर को फोल्ड किया और फिर उनमें से उसको
2 पिकअप करने हैं पेपर्स, तो पहले वो एक पेपर को पिक करता है और उसको अलग से रख देता है और फिर बाकी 3 में से एक और पिक करता है। तो इसको किस तरह का सैम्पलिंग कहा जाएगा? सो दिस इज कॉल्ड विदाउट रिप्लेसमेंट सैम्पलिंग, सैम्पलिंग विदाउट रिप्लेसमेंट। X divides the population into relatively homogeneous groups and selects at random from each group a specified number of elements corresponding to proportion of that group the population as a whole। तो इसको किस प्रकार की सैम्पलिंग कहेंगे? तो पॉपुलेशन में उसने होमोजेनस ग्रुप्स बनाए और हर एक ग्रुप में से उसकी संख्या के मुताबिक वो कुछ एलिमेंट्स, कुछ सैंपल्स पिकअप करता है। तो इसको हम किस प्रकार का सैम्पलिंग कहेंगे? सो दिस इज नोन एज स्ट्रैटिफाइड सैम्पलिंग, जिसमें वो होमोजेनस ग्रुप बना देता है पूरी पॉपुलेशन के और उनमें से फिर वो पिकअप करता है सैंपल्स को इन द रेशियो ऑफ देयर नंबर। The distribution of all possible values of a statistic from all possible samples of a particular size drawn from the population is called। तो इस प्रकार के हम क्या कहते हैं? So this is called sampling distribution, the distribution of all possible values of a statistic from all possible samples of particular size drawn from the population। तो इसको हम कहते हैं sampling distribution। Population standard deviation is given 8, sample size given is 72। Calculate हमने करना है standard error of mean। So how do we calculate standard error of mean? Standard error of mean calculate करने के लिए what we have to do? Standard error divided by square root of sample size। Standard error हमारे पास 8 है और sample size हमारे पास 72 है और उसका square root बनता है 8.49। तो हमारा आंसर आ जाएगा 0.94। सो दिस इज द स्टैंडर्ड एरर ऑफ द मीन। Statisticians use the normal distribution as an approximation to the sampling distribution whenever the sample size is at least। जो statisticians हैं वो यूज करते हैं नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन का अप्रोक्सीमेशन के तौर के ऊपर। तो सैम्पलिंग डिस्ट्रीब्यूशन के लिए जब भी सैंपल साइज कम से कम कितना हो, सो जब सैंपल साइज कम से कम 30 हो तो फिर वो नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन को यूज करते हैं, जिसको हम कहते हैं यूज ऑफ सेंट्रल लिमिट थ्योरम। A sample of 25 observation from a normal distribution has a mean of 98.6 and a standard deviation of 17.2। So what is the value of probability less than 92 between 102। तो इसको कैलकुलेट करने के लिए हमें इस सॉल्यूशन को देखना होगा। तो यहाँ पे नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन 25 है और हमारे पास उसका जो मीन है नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन के अंदर, तो मीन हमारे पास 98.6 है और उसका स्टैंडर्ड डेविएशन 17.2 है। तो हम इस प्रकार से उसका कैलकुलेशन कर लेंगे। पहले हम स्टैंडर्ड एरर ऑफ मीन निकालेंगे और फिर वैल्यूज प्लेस करके वी विल बी रीचिंग दिस सॉल्यूशन। सो 0.7962। What is the formula to calculate finite population multiplier? फिनिट पॉपुलेशन मल्टीप्लायर कैलकुलेट करने के लिए हमें कौन से फार्मूले की ज़रूरत है? तो फार्मूला है हमारे पास स्क्वायर रूट ऑफ n-1 डिवाइडेड बाय n-1। स्क्वायर रूट ऑफ n माइनस स्मॉल n। तो ये हमारे पास पॉपुलेशन है, ये हमारे पास सैंपल है। सो n माइनस स्मॉल n डिवाइडेड बाय n-1। तो इसके साथ हम कैलकुलेट कर लेंगे फिनिट पॉपुलेशन मल्टीप्लायर। रेसिप्रोकल ऑफ अर्थमेटिकल मीन ऑफ रेसिप्रोकल ऑफ ऑब्जर्वेशंस। इसको हम क्या कहते हैं? रेसिप्रोकल ऑफ अर्थमेटिक मीन ऑफ रेसिप्रोकल ऑफ ऑब्जर्वेशंस। सो इसको हम कहते हैं हार्मोनिक मीन। So it is appropriate when values are ratios of two variables। तो तब ये appropriate रहती है यूज करने के लिए।
To create 4 data set groupings, a quartile divides data into 3 points, namely. So अगर हम क्रिएट करना चाहते हैं 4 डेटा सेट ग्रुपिंग, तो उसके अंदर एक क्वार्टाइल डिवाइड्स डेटा इनटू 3 पॉइंट्स, नेमली। तो ये 3 पॉइंट्स कौन कौन से हैं? सो इन 3 पॉइंट्स में हमारे पास सबसे पहले होता है लोअर क्वार्टाइल, जिसको हम कहते हैं Q1। फिर हमारे पास होता है मीडियन, जिसको हम कहते हैं Q2। और फिर हमारे पास होता है अपर क्वार्टाइल, तो जिसको हम कहते हैं Q3। तो to create 4 data set groupings, quartile divides data into 3 points, namely. Find median of daily wages of 10 workers from following data. तो हमारे पास ये 10 लोगों का डेटा है, 20, 25, 17, 18, 8, 15, 22, 11, 9 एंड 14। हमने कैलकुलेट करना है मीडियन को। सो मीडियन को कैलकुलेट करने के लिए पहले हम इस डेटा को असेंडिंग ऑर्डर में प्लेस कर लेते हैं, द सेम डेटा। सो सबसे कम, फिर उससे ज़्यादा, और लास्ट में सबसे ज़्यादा। सो 8 से लेकर के 25 तक हमारे पास हाईएस्ट है। तो पहले हम इसको इस तरह से अरेंज कर लेंगे, और फिर हम जो वैल्यूज़ हैं मिडल वाली, तो 2 वैल्यूज़ को ले लेंगे, मिडल वाली वैल्यूज़ को। तो मिडल वाली वैल्यूज़ बनती है हमारी, ये 5th बनती है और ये 6th वैल्यू बनती है। तो इनकी हम एवरेज कैलकुलेट कर लेंगे। तो लेट अस डू दैट। सो 15 एंड 17, तो इनका एवरेज हो गया हमारे पास 16। और मीडियन कैलकुलेट करने के लिए व्हाट वी विल डू, n+1 डिवाइडेड बाई 2। सो इट इज़ 11.2, 5.5th आइटम। तो हमारे पास आइटम्स बन रही हैं 15 एंड 17। तो हमने इसका जो मिडल है 5.5 वो कैलकुलेट करना है। सो मिडल कैलकुलेट करने के लिए हम उसका पहले आइटम का नंबर निकाल लेंगे। हमने इन्हीं को क्यों चूज़ किया, 15 एंड 17 को क्यों चूज़ किया? क्योंकि हमारे पास कोई सेंट्रल आइटम नहीं है, तो उसके लिए हमें इसका मिड पॉइंट कैलकुलेट करने के लिए ये आइटम्स को चूज़ किया। द डिग्री ऑफ डिस्टॉर्शन फ्रॉम सिमेट्रिकल बेल कर्व और नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन विच मेजर्स द लैक ऑफ सिमेट्री इन द डेटा डिस्ट्रीब्यूशन इज कॉल्ड। तो वो डिग्री ऑफ डिस्टॉर्शन फ्रॉम सिमेट्रिकल बेल कर्व और नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन जो मेजर करती है लैक ऑफ सिमेट्री इन डेटा, इन द डेटा डिस्ट्रीब्यूशन। सो जब हम सिमेट्री इन डेटा डिस्ट्रीब्यूशन की बात करते हैं तो हम बात करते हैं स्क्यूनेस की। तो इट इज़ कॉल्ड स्क्यूनेस, और स्क्यूनेस कुड बी पॉजिटिव और स्क्यूनेस कुड बी नेगेटिव एज ऑल्सो। The distribution whose peaks are higher and sharper than mesocortic, which means that tails are fatter. तो हम उसको क्या कहते हैं? Distributions whose peaks are higher and sharper than mesocortic, which means that tails are fatter. तो हम उसको क्या कहते हैं? So that is called leptokurtic distributions. Leptokurtic। तो ये डिस्ट्रीब्यूशंस कुछ इस प्रकार की हो सकती हैं, एक इस प्रकार की हो सकती है, और कुछ इस प्रकार की हो सकती है, और कुछ इस प्रकार की हो सकती है। तो ये जो इनकी टेल्स हैं, सो ये हमारे पास एग्जाम्पल है मेसोकार्टिक की, और हमने यहाँ पे आंसर देना है जिनकी टेल्स फैटर हैं। तो हमारा आंसर आ जाएगा लेप्टोकार्टिक। क्वेश्चन नंबर 17, इन रिग्रेशन एनालिसिस द इक्वेशन ऑफ द लाइन यूज्ड टू प्रेडिक्ट वैल्यूज ऑफ वाई इफ वैल्यूज ऑफ एक्स आर नोन। तो ये इक्वेशन क्या है? y इज इक्वल टू ए प्लस बी एक्स। तो यहाँ पे b को क्या कहा जाएगा? सो व्हाट इज रिप्रेजेंटेड बाय b हियर?
तो B रिप्रेजेंट करता है स्लोप ऑफ द लाइन, N is given 7, Y square summation is given Y square summation is given 26,463, XY summation is 28,469, Y summation is 427, A वैल्यू है 39.96, B वैल्यू है 0.3258। हमने कैलकुलेट करके देना है स्टैंडर्ड एरर। तो स्टैंडर्ड एरर कितना कैलकुलेट होगा? सो स्टैंडर्ड एरर विल बी कैलकुलेटेड एट 5। तो हमने स्क्वायर रूट निकालना है। किसका स्क्वायर रूट? सो वाई स्क्वायर समेशन माइनस वैल्यू ऑफ ए इंटू वाई समेशन माइनस वैल्यू ऑफ बी इंटू एक्स वाई समेशन डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशंस। तो हमारा आंसर आ जाएगा 5। सो वी विल गेट द आंसर 5। तो इसमें नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन मेंशन नहीं है, तो नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशंस हैं 5। A doctor can expect the number of flu cases to increase in winter, or hill resorts can expect more tourists during summer. In time series, this is which component? तो टाइम सीरीज के जो डिफरेंट कंपोनेंट्स हैं उनमें से ये दो एग्जांपल्स किस कंपोनेंट को रिप्रेजेंट करती हैं? सो दीज रिप्रेजेंट द सीजनल वेरिएशन which is component of the time series which tends to oscillate above and below the secular trend line for period longer than a year। तो वो कौन सा कंपोनेंट है टाइम सीरीज के अंदर जो ऑसिलेट करता है, मूव करता है अबव एंड बिलो द सेकुलर ट्रेंड लाइन। सो अगर सेकुलर ट्रेंड लाइन इस प्रकार से बना हो और ये जो डेटा है हम जिसकी बात कर रहे हैं ये इस प्रकार से मूव करता है, कभी अबव कभी बिलो, और इट इज फॉर ए पीरियड लॉन्गर देन 1 ईयर। तो हम इसको कौन सा कंपोनेंट कहते हैं? सो दिस इज कॉल्ड साइक्लिकल वेरिएशंस। रेशियो टू मूविंग एवरेज मेथड इज यूज्ड टू कैलकुलेट विच कंपोनेंट ऑफ टाइम सीरीज। सो जो मेथड है रेशियो टू मूविंग एवरेज, तो हम किस कंपोनेंट को कैलकुलेट करने के लिए यूज करते हैं? सो इट इज फॉर सीजनल वेरिएशन। फ्रॉम ए ग्रुप ऑफ 7 बॉयज इन हाउ मेनी वेज 3 बॉयज आर टू बी सिलेक्टेड। अगर 7 बॉयज का ग्रुप हो और हमने उसके अंदर 3 बॉयज को सिलेक्ट करना हो तो कितने डिफरेंट मेथड्स हैं जिसके थ्रू हम इसका सिलेक्शन कर सकते हैं? सो इट विल बी इक्वल टू 35। हम यूज क्या करेंगे? सो 7 कॉम्बिनेशन 3, तो हमारे पास ये आ गया 7 इंटू 6 इंटू 5। 3 बार हम करेंगे इसको 3 तक और फिर हम डिवाइड कर देंगे 3 इंटू 2 इंटू 1। तो जब हम इसको सॉल्व करेंगे सो वी विल गेट द वैल्यू 35। ए रैंडम वेरिएबल टेक्स ए फिनिट नंबर और काउंटेबल इनफिनिट नंबर ऑफ पॉसिबिलिटीज। तो हम क्या कहेंगे? वो रैंडम वेरिएबल जो ले लेता है फिनिट नंबर को और काउंटेबल इनफिनिट नंबर को ऑफ पॉसिबिलिटीज, तो उसको हम कहते हैं डिस्क्रीट रैंडम वेरिएबल जो फिनिट है। ए फर्म गिवन लोन ऑफ ₹10 लाख, प्रोबेबिलिटी ऑफ डिफॉल्ट इज 100%, लॉस गिवन डिफॉल्ट इज 50%। हमने कैलकुलेट करना है एक्सपेक्टेड लॉस। सो EAD हियर मीन्स पॉसिबिलिटी ऑफ लॉस। तो हमने कैलकुलेट करना है इसको पॉसिबिलिटी एट डिफॉल्ट। तो इसके लिए फार्मूला हमारे पास क्या है? सो एक्सपेक्टेड लॉस इज इक्वल टू प्रोबेबिलिटी ऑफ डिफॉल्ट इंटू एक्सपोजर एट डिफॉल्ट इंटू 1 माइनस लॉस गिवन डिफॉल्ट LGD। तो 100% हमारे पास है प्रोबेबिलिटी ऑफ डिफॉल्ट और EAD हमारे पास गिवन है एक्सपोजर एट डिफॉल्ट, वो 10 करोड़ है और हमारे पास LGD कितना है? सो लॉस गिवन डिफॉल्ट इज 50%। सो 1 माइनस 50%। तो जब हम इसको कैलकुलेट करेंगे द आंसर वी विल गेट 5 करोड़।
विच इज़ नॉट द क्राइटेरिया ऑफ ए गुड एस्टिमेटर। अच्छे एस्टिमेटर का इनमें से क्राइटेरिया कौन सा नहीं है? इट शुड बी अनबायस्ड, इट शुड बी एफिशिएंट, इट शुड बी कंसिस्टेंट, इट शुड बी सफिशिएंट। तो इनमें से कौन सा क्राइटेरिया नहीं है गुड एस्टिमेटर का? तो गुड एस्टिमेटर के तो ये सारे के सारे ही क्राइटेरियाज हैं, तो आंसर हमारा बन जाएगा नन। फ्रेंड्स, वी हैव ए कैश रिवॉर्ड अप टू ₹5,000 फॉर यू। आपके लिए 5,000 रुपये तक का कैश रिवॉर्ड वेट कर रहा है। और ये रिवॉर्ड किन को मिल सकता है? जो हमें भेज पाएंगे मेमोरी रिकॉर्ड क्वेश्चंस ऑफ CIAB एग्जाम, जो आपका एग्ज़ाम होने जा रहा है। और ये आपने कब तक भेजने हैं? आपने भेजने हैं एग्ज़ाम की डेट के नेक्स्ट डे के मॉर्निंग तक, 6 AM तक। तो यानी ये क्वेश्चन आप प्रेफरेबली एग्ज़ाम की डेट को भेजिए, लेकिन ज़्यादा से ज़्यादा जो टाइम आपको दिया जाएगा एग्ज़ाम की डेट के नेक्स्ट डे की मॉर्निंग तक एट 6 PM, बाई 6 AM। और ये आपने क्वेश्चंस कहाँ भेजने हैं? ये हमारा ईमेल आईडी है, तो यहाँ पे आपने क्वेश्चन भेजने हैं। तो अगर आप कम से कम 40 क्वेश्चन भेजते हैं या कम से कम 4 केस स्टडीज़ भेजते हैं, तो आपका प्राइस अमाउंट होगा 400 रुपीज़ का। 50 क्वेश्चंस के लिए या 5 केस स्टडीज़ के लिए प्राइस अमाउंट होगा 500 का। 60 क्वेश्चंस या 6 केस स्टडीज़ के लिए प्राइस अमाउंट होगा 600 का। 70 क्वेश्चंस या 7 केस स्टडीज़ के लिए प्राइस अमाउंट होगा 700 का। 80 क्वेश्चंस या 8 केस स्टडीज़ के लिए प्राइस मनी होगा 850। 90 क्वेश्चंस या 9 केस स्टडीज़ के लिए प्राइस अमाउंट होगा 1000। केस स्टडीज़ का मीनिंग है कि जिसमें आप पूरा डेटा भेजेंगे, साथ में क्वेश्चंस और उनके आंसर प्रोवाइड करेंगे। ये क्वेश्चन आंसर आपने कैसे प्रोवाइड करने हैं? फॉर एग्जाम्पल, हियर इज ए क्वेश्चन टू कैलकुलेट कैपिटल एडिक्वेसी रेशियो, व्हाट इज द रिस्क वेट ऑन लोन अगेंस्ट शेयर्स। तो इस क्वेश्चन को आप अंडरस्टैंड कर रहे हैं कि क्या क्वेश्चन पूछा गया, तो इसका आंसर आपने देना है 125 फॉर एग्जाम्पल। इसी प्रकार से दूसरा क्वेश्चन, ASBA का फुल फॉर्म क्या है, तो ये उसका आंसर है। यानी आपने क्वेश्चन देना बड़ा क्लियरली और उसके आंसर बताने बड़े क्लियरली। ऑप्शन लिखने की ज़रूरत नहीं है, उसकी ये 4 ऑप्शन है, 5 ऑप्शन है, देयर इज नो नीड टू राइट दोज ऑप्शंस। और ध्यान रखना है, क्वेश्चन आंसर क्लियरली कन्वे करना चाहिए व्हाट वाज आस्क्ड। क्वेश्चन केवल टाइप्ड होने चाहिए, वही एलिजिबल हैं। इमेज वाले क्वेश्चन या PDF वाले क्वेश्चन एलिजिबल नहीं होंगे इस स्कीम के अंदर। जो क्वेश्चन किसी और ने रिकलेक्ट किए और केवल आप उसे फॉरवर्ड कर रहे हैं, तो वो क्वेश्चन इसमें एलिजिबल नहीं होंगे। इसके अलावा अगर आपको लगा कि आज की क्लास आपको बहुत यूज़फुल लगी और फ्यूचर स्टूडेंट की आप हेल्प करना चाहते हैं, तो फिर आप हमें एनी नंबर ऑफ क्वेश्चंस भेज सकते हैं विदाउट पार्टिसिपेटिंग इन द स्कीम। तो वो फ्यूचर स्टूडेंट की हेल्प करेंगे। और जो स्टूडेंट हमें भेज पाते हैं, जितने भी क्वेश्चंस पूछे गए पेपर के अंदर इंक्लूडिंग केस स्टडीज़, तो उन क्वेश्चंस के क्वेश्चंस और उनके आंसर्स अलॉन्ग विद ऑप्शंस, तो अगर हमें भेज सकेंगे सभी क्वेश्चंस के, तो फिर कैश रिवॉर्ड आपको मिल जाएगा 5,000 रुपीज़ का। तो आई रिक्वेस्ट ऑल ऑफ यू टू पार्टिसिपेट इन दिस स्कीम, और ये चैलेंज के तौर के ऊपर लीजिए। और अगर आप इसको चैलेंज के तौर के ऊपर नहीं ले सकते, तो कम से कम कुछ क्वेश्चन या केस स्टडी आप हमें भेज सकते हैं टू हेल्प फ्यूचर स्टूडेंट्स, तो दैट वुड बी योर गुड जेस्चर। तो चलिए अगले क्वेश्चंस के ऊपर चलते हैं। इन ए सर्वे 200 बैंक एम्प्लॉयज आर आस्क्ड इफ 5 नंबर ऑफ वर्किंग डेज इन ए वीक आर अप्रोप्रिएट, और सभी कहते हैं यस, तो हम इसको किस प्रकार का सैंपल कहेंगे? तो 200 बैंक एम्प्लॉय से पूछा गया कि क्या 5 दिन का 5 वर्किंग डे का वीक चलेगा, तो वो सभी कहते हैं यस। तो उसको हम किस प्रकार का सैंपल कहते हैं? तो दिस इज नोन एज बायस्ड सैंपल, इन विच सैंपलिंग each element has an equal chance of being selected but each sample does not have equal chance of being selected। तो चांस सभी के पास है लेकिन उसको सिलेक्ट नहीं किया जाता, तो ये कौन सा सैंपलिंग है? सो दिस इज कॉल्ड सिस्टेमेटिक सैंपलिंग। नंबर ऑफ कस्टमर्स इन ए ब्रांच इज
20,000. Sample of 200 is taken for the purpose of a study. Calculate finite population multiplier. इसका finite population multiplier कैलकुलेट करें. तो finite popular multiplier कैलकुलेट करने के लिए हमें इसका finite population multiplier कैसे कैलकुलेट करेंगे. So it will be calculated like this. तो population है 20,000 माइनस 200 हमारे पास सैंपल साइज है. सो डिवाइडेड बाय पॉपुलेशन -1. तो इन वैल्यूज़ का हम स्क्वायर रूट कैलकुलेट करेंगे. तो 19,800 डिवाइडेड बाय 19,999. तो ये हमारे पास आ गया 0.99. तो इसका स्क्वायर रूट हम कैलकुलेट करेंगे 0.995. सो दिस इज द फिनिट पॉपुलेशन मल्टीप्लायर फॉर दिस. Value of R is 0 in correlation. How do you interpret this? So R वैल्यू 0 है, कोरिलेशन का वैल्यू 0 है, तो आप इसको कैसे इंटरप्रेट करते हैं. तो देर इज नो लीनियर कोरिलेशन. तो इसमें कोई लीनियर कोरिलेशन नहीं है. समेशन ऑफ वाई स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर ए समेशन ऑफ वाई माइनस बी समेशन ऑफ एक्स वाई डिवाइडेड बाय n-2. तो इसकी हेल्प से हम क्या कैलकुलेट कर लेते हैं. तो वी आर एबल टू कैलकुलेट स्टैंडर्ड एरर ऑफ एस्टिमेट बाय यूजिंग दिस. सो व्हाट इज द कंपोनेंट ऑफ टाइम सीरीज विच कीप्स ऑन ऑसिलेटिंग अबव एंड बिलो सेक्युलर ट्रेंड लाइन फॉर लॉन्गर देन 1 ईयर. तो ये क्वेश्चन हमारा रिपीट हो गया है, तो इसको हम कहते हैं साइक्लिकल वेरिएशन. तो चलिए मॉड्यूल ए के क्वेश्चंस के बाद अब हम चलते हैं मॉड्यूल बी के ऊपर. द टर्म VUCA एज पार्ट ऑफ HRM फंडामेंटल स्टैंड्स फॉर. तो VUCA टर्म को बार बार यूज किया जाता है HRM के अंदर. तो इसका फुल फॉर्म क्या है. तो इट स्टैंड्स फॉर वेलोसिटी, अनसर्टेनिटी, कॉम्प्लेक्सिटी एंड एम्बिग्विटी. Strengthening the operating and executive levels and consolidating strength of the organization is which type of role of the HR professional. HR professional के different type of roles हैं. तो जब वो ये रोल प्ले करता है strengthening the operating and executive level and consolidating strength of the organization, तो इसको हम कहते हैं उसका supporting role. What is included in job description? So job description में क्या include होता है. सो जॉब डिस्क्रिप्शन में इंक्लूड करते हैं रिकॉर्डिंग ऑफ ईच एंड एवरी कंपोनेंट ऑफ द जॉब टू बी परफॉर्म्ड. सो अगर वो क्लर्क की जॉब है तो वो क्या क्या ड्यूटीज परफॉर्म करेगा, तो उसको हम कहते हैं जॉब डिस्क्रिप्शन. इंफॉर्मेशन इज टू बी कलेक्टेड फ्रॉम लार्ज नंबर ऑफ एम्प्लॉयज परफॉर्मिंग सिमिलर जॉब. डेटा शुड बी कलेक्टेड बाय यूजिंग. हमने इंफॉर्मेशन कलेक्ट करनी है बहुत सारे एम्प्लॉयज को जो एक ही जैसा काम कर रहे हैं. तो हमने उस डेटा को कलेक्ट करने के लिए क्या यूज़ करेंगे. तो उसके लिए हम यूज़ करेंगे क्वेश्चनेयर फॉर्म को. अडल्ट लर्निंग प्रोसेस इज नोन एज विच इज़ डिफरेंट फ्रॉम द चाइल्ड लर्निंग. तो अडल्ट लर्निंग प्रोसेस को हम क्या कहते हैं. सो इट इज़ कॉल्ड एंड्रागोजी. और चाइल्ड लर्निंग के लिए हम उसको कहते हैं पेडागोजी. आफ्टर ट्रेनिंग ऑर्गेनाइजेशनल वर्किंग मे और मे नॉट इम्प्रूव. दिस इवेल्यूएशन ऑफ द ट्रेनिंग इज पार्ट ऑफ. सो ट्रेनिंग कंप्लीट करने के बाद जो ऑर्गेनाइजेशनल वर्किंग है, फंक्शनिंग है किसी भी ऑर्गेनाइजेशन की, वो इम्प्रूव कर भी सकती है, नहीं भी कर सकती. तो इस प्रकार का ट्रेनिंग का इवेल्यूएशन को हम किसका पार्ट मानते हैं. सो दिस इज कॉल्ड फंक्शनिंग लेवल ऑफ इवेल्यूएशन. एटीट्यूड हैज़ 3 कंपोनेंट्स. एक कंपोनेंट है इमोशनल, सेकंड कंपोनेंट आपको बताना है, तीसरा कंपोनेंट है बिहेवियरल. तो ये सेकंड कंपोनेंट कौन सा है. सो दिस इज कॉल्ड इनफॉर्मेशनल. एरिक्सन लाइफ स्टेजेस इंक्लूड. नंबर 1 आपको बताना है, देन यंग अडल्टहुड, देन नंबर 4 अडल्टहुड, नंबर 4 ये भी आपको बताना है. तो ये 2 जो बाकी हैं 2 कौन कौन से हैं. तो इसमें से जो पहला है दैट इज एडोलसेंस और लास्ट वाला है मैच्योरिटी. Shane's career anchors have 3 self-perspective relating to talent and abilities. Second one आपको बताना है. थर्ड वन इज एटीट्यूड एंड वैल्यू.
सो शीन के जो कैरियर एंकर्स हैं उनके 3 सेल्फ पर्सपेक्टिव्स हैं, वो किसको रिलेट करते हैं? सो सेकंड वन है मोटिव्स एंड नीड्स को। ए पर्सन गेन्स पावर बिकॉज ऑफ नॉलेज, स्किल एंड एक्सपीरियंस। सो दिस इज कॉल्ड विच टाइप ऑफ पावर बेस? तो इसको हम किस प्रकार का पावर बेस कहते हैं? तो इसको हम कहते हैं एक्सपर्ट पावर। You have a value, but I do not have a value. So this is which component of okayness concept given by which author? तो you have a value, but I do not have a value. तो ये okayness का कौन सा कंपोनेंट है और ये किस ऑथर ने ये कंपोनेंट्स दिए? तो दिस इज कॉल्ड यू आर ओके, आई एम नॉट ओके, और ये कॉन्सेप्ट है गिवन बाय द हैरिस। अंडर जोहारी विंडो कॉन्सेप्ट प्राइवेट विंडो इज नोन एज। जोहारी विंडो कॉन्सेप्ट में हम प्राइवेट विंडो किसको कहते हैं? तो इट इज रिलेटिंग टू डार्क पोर्शन। Z has ability to understand emotional makeup of his juniors and treats them as per their emotional reactions. So this is which component of emotional intelligence? So emotional intelligence के काफ़ी सारे components हैं, तो उनमें से ये कौन सा component है? So this is known as empathy component. As an officer in a bank branch, Z is a relaxed, sociable, and has a balanced outlook. So this is characteristics of which personality type? तो ये किस personality type का representation करता है? So this is called personality B type. ID, ego and super ego. So these are parts of which theory of personality? So ये किस पर्सनैलिटी थ्योरी का पार्ट है? आईडी, ईगो एंड सुपर ईगो। तो दीज आर पार्ट ऑफ साइको एनालिटिक थ्योरी। इंट्यूटिव, क्रिएटिव, सीक्वेंशियल, साइमल्टेनियस, विच इज नॉट कंट्रोल्ड बाय राइट साइड ऑफ द ब्रेन। तो इनमें से कौन सा वो एक्शन है जो राइट साइड ऑफ द ब्रेन कंट्रोल नहीं करता? सो इट इज सीक्वेंशियल, बिकॉज सीक्वेंशियल को कंट्रोल करता है लेफ्ट साइड ऑफ द ब्रेन। बैंक हैज बीन इंक्रीजिंग रिप्रेजेंटेशन ऑफ इंडिविजुअल्स ऑफ डिफरेंट एथनिक एंड कल्चरल बैकग्राउंड। बैंक इज फॉलोइंग विच डाइवर्सिटी पैटर्न? तो बैंक इंक्रीजिंगली रिप्रेजेंटेशन को इंक्रीज कर रहा है इंडिविजुअल्स के ऑफ डिफरेंट एथनिक एंड कल्चरल बैकग्राउंड। तो अलग अलग एथनिक एंड कल्चर बैकग्राउंड से लोगों को लेकर के आ रहा है बैंक। तो बैंक डाइवर्सिटी कौन सा पैटर्न फॉलो कर रहा है? सो दिस इज कॉल्ड डाइवर्सिटी एंड एनलार्जमेंट। ए मैनेजर इन ए बैंक ब्रांच ऑफन ट्राइज टू एनकरेज इनफॉर्मल ग्रुप्स विद इन द एम्प्लॉयज ऑफ द ब्रांच। सो ही इज मीटिंग विच नीड ऑफ द मैस्लो थ्योरी। सो एक ब्रांच मैनेजर है वो अक्सर कोशिश करता रहता है कि जो इनफॉर्मल ग्रुप को एनकरेज किया जाए विद इन द एम्प्लॉयज ऑफ द ब्रांच। तो उसकी कौन सी नीड जो है वो मीट हो रही है अकॉर्डिंग टू मैस्लो थ्योरी? सो दिस इज कॉल्ड सोशल नीड। अचीवमेंट, रिकॉग्निशन, ग्रोथ पॉसिबिलिटी, सैलरी, इंटरपर्सनल रिलेशनशिप, विच ऑफ दिस आर मोटिवेशनल फैक्टर्स? इनमें से कौन से मोटिवेशनल फैक्टर्स हैं? तो हमने बताना है मोटिवेशनल फैक्टर्स। तो मोटिवेशनल फैक्टर्स इनमें से हैं 1, 2 एंड 3, अचीवमेंट, रिकॉग्निशन एंड ग्रोथ पॉसिबिलिटी। जो सैलरी और इंटरपर्सनल रिलेशनशिप हैं तो ये हाइजीन फैक्टर्स में आ जाएंगे। एक्स ऑफन जंप्स रेड लाइट एंड ही हैज़ नॉट बीन कॉट और फाइंड। अकॉर्डिंग टू रीइंफोर्समेंट थ्योरी ऑफ मोटिवेशन सच कंडीशन इज नोन एज। सो एक्स जो है अक्सर ट्रैफिक की रेड लाइट को जंप करता है और अभी तक उसको ना तो पकड़ा गया ना उसको फाइन किया गया है। तो रीइंफोर्समेंट थ्योरी ऑफ मोटिवेशन में हम इस प्रकार की कंडीशन को क्या कहते हैं? सो दिस इज कॉल्ड ऑपरेंट कंडीशनिंग। चलिए फ्रेंड्स, अब हम चलते हैं मॉड्यूल सी के इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस के ऊपर। विच इज नॉट नॉन फंड बेस्ड डेरिवेटिव्स, ड्रॉएबल्स, लेटर ऑफ क्रेडिट एंड बैंक गारंटी। तो इनमें से कौन सा नॉन फंड बेस्ड
क्रेडिट फैसिलिटी नहीं है। सो इनमें जो ड्रॉई बिल्स हैं ये फंड बेस्ड फैसिलिटी है और बाकी सारे के सारे ही नॉन फंड बेस्ड हैं। अकॉर्डिंग टू आरबीआई गाइडलाइंस बैंकिंग बिजनेस इज सेगमेंटेड इनटू 4 पार्ट्स। सो अपनी बैलेंस शीट में दिखाने के लिए बैंकिंग बिजनेस को 4 पार्ट्स में सेग्रीगेट किया जाता है। तो इन 4 पार्ट्स में एक है ट्रेजरी, देन वी हैव होल सेल बैंकिंग, देन सी आपको बताना है, और फोर्थ है अदर बैंकिंग बिजनेस। तो ये सी कौन सा है? सो इसको हम सेगमेंट रिपोर्टिंग भी कहते हैं। तो दिस सी इज रिटेल बैंकिंग। To qualify as retail banking, sales turnover can be maximum how much according to Basel III prescription. So retail lending में qualify करने के लिए there is a sale turnover criteria. तो कितनी maximum sale हो सकती है Basel III criteria के मुताबिक to be called loan to retail system? तो this maximum it could be 50 crores. Term loan installment last day to pay July 12. But not paid account will become NPA on which date? तो ये अकाउंट किस डेट को NPA बन जाएगा? सो टर्म लोन का इंस्टॉलमेंट लास्ट डेट पेमेंट का है जुलाई 12 का, इसको पे नहीं किया जा रहा, तो ये कौन सी डेट को NPA बन जाएगा? सो इट विल बिकम NPA ऑन 91st डे, सो दैट मीन ऑन 10th अक्टूबर। तो 20 डेज हुए हमारे पास जुलाई के, 31 अगस्त के, 30 सितंबर के, 90 बनाने के लिए 9 डे हमें चाहिए अक्टूबर के। तो 91st डे दैट इज 10th अक्टूबर इट विल बिकम NPA। हाउसिंग लोन मैक्सिमम अप टू व्हाट अमाउंट कैन बी इंक्लूडेड इन प्रायोरिटी सेक्टर लैंडिंग? सो प्रायोरिटी सेक्टर लैंडिंग में अगर हमने हाउसिंग लोन को इंक्लूड करना है तो उसका अमाउंट मैक्सिमम कितना हो सकता है? सो मेट्रो के अंदर ये अमाउंट है 35 लाख और 25 लाख है एट अदर प्लेसेस। माइक्रो क्रेडिट इज डिफाइंड एज ए लोन। तो अगर हम कोई लोन देते हैं और हम उसको क्लासीफाई करना है माइक्रो क्रेडिट, तो फिर उसको हम डिफाइन कैसे करेंगे? सो कोई भी लोन जो इंडिविजुअल को दिया जाए फ्रॉम इकोनॉमिकली वीकर सेक्शंस और उनकी जो एनुअल इनकम अप टू ₹3 लाख हो, यानी माइक्रो क्रेडिट में लोन अमाउंट का लिमिट नहीं है, अगर लिमिट है तो वो एनुअल इनकम का है 3 लाख और वो भी फ्रॉम इकोनॉमिकली वीकर सेक्शन से। लोन अकाउंट विद इरेगुलरिटी अप टू 37 डेज, एक लोन है जिसमें 37 डेज से इरेगुलरिटी है, तो इसका क्लासिफिकेशन क्या होगा? तो व्हाट विल बी इट्स क्लासिफिकेशन? तो इसका क्लासिफिकेशन होगा SMA1 बिकॉज 31st डे से लेके 60th डे तक इट फॉल्स इन SMA1 कैटेगरी। अप टू 30 डेज इट इज SMA0, आफ्टर 61 अप टू 90 it is SMA2 and enterprise annual sale is 67 crore, plant machinery investment is ₹8 crore। इसको हम कैसे क्लासीफाई करेंगे? MSME के अंदर इसको कहाँ क्लासीफाई किया जाएगा? एनुअल सेल 67, प्लांट मशीनरी इन्वेस्टमेंट 8 करोड़, तो इट विल बी क्लासीफाइड एज मीडियम एंटरप्राइज। तो इसमें जो प्लांट इन्वेस्टमेंट है वो तो 8 करोड़ का स्मॉल के अंदर फॉल करता है, लेकिन जो सेल्स है वो स्मॉल में फॉल नहीं करता, मीडियम में फॉल करता है। तो दोनों में से जो लार्ज में फॉल करेगा उसमें उसी का वो क्लासिफिकेशन होगा। अकॉर्डिंग टू लार्ज एक्सपोजर फ्रेमवर्क, लार्ज एक्सपोजर मीन्स, जब हम लार्ज एक्सपोजर फ्रेमवर्क को देखते हैं तो उसमें लार्ज एक्सपोजर का मीनिंग क्या होता है? तो लार्ज एक्सपोजर मीन्स वेयर इंडिविजुअल एक्सपोजर इज मोर देन 10% ऑफ कैपिटल बेस ऑफ द बैंक। सो बैंक के कैपिटल बेस के 10% से ज़्यादा। सो कैपिटल बेस मीन्स Tier 1 कैपिटल। Under EBLR system, external benchmark lending system, which can be used as a benchmark, reverse repo rate, 3 months treasury bill yield, 12-month treasury bill yield या none। तो दिस वर्ड शुड बी नन। तो इनमें से हम किसको यूज कर सकते हैं? इनमें से हम यूज कर सकते हैं नंबर 2 को, 3 मंथ्स ट्रेजरी बिल। तो अगर यहाँ रिवर्स रिपो ना हो करके रेपो होता
तो उसको यूज़ कर सकते हैं। 12 मंथ्स ना होकर के अगर वो 6 मंथ होता तो भी उसको यूज़ कर सकते हैं। तो यहाँ पे हम रिवर्स रेपो या 12th मंथ ट्रेजरी 12 मंथ बिल्स को यूज़ नहीं करते उसकी यील्ड को, और ये यील्ड अनाउंस की जाती है, नोटिफाई की जाती है बाय FBIL। पेड अप कैपिटल प्लस रिजर्व्स ऑफ द बैंक 4250 करोड़ एंड 8489 करोड़ रिस्पेक्टिवली। Paid up capital and reserves of the company 870 and 940. Maximum direct और indirect exposure against shares of the company कितना हो सकता है, तो ये इंफॉर्मेशन हमें प्रोवाइडेड है। तो अकॉर्डिंग टू बैंकिंग रेगुलेशन एक्ट, तो बैंक के रिजर्व्स एंड पेड अप कैपिटल का 30% से ज़्यादा नहीं, या कंपनी की पेड अप कैपिटल के 30% से ज़्यादा नहीं है। तो इसको जब हम कैलकुलेट करेंगे तो आंसर विल बी 261। तो क्योंकि इसके अंदर जो कम है 30% वो 870 है। सो 4250 प्लस 8489 इसका 30% ज़्यादा है, 870 का 30% कम है। तो इसलिए हम 870 के 30% को लेंगे तो एक्सपोजर वैल्यू कुड बी 261 करोड़। MSME units availing working capital limit up to how much amount are to be sanctioned by using projected turnover method। अगर हमने MSME यूनिट्स को वर्किंग कैपिटल सैंक्शन करना है लोन, और प्रोजेक्टेड टर्नओवर मेथड हम उसको यूज़ करना है, तो कितने अमाउंट तक का वो लिमिट हम दे सकते हैं। सो दैट लिमिट अमाउंट इज अप टू ₹5 करोड़। In loan system of credit delivery, working capital loan amount should be minimum how much of MPBF। So loan system of credit delivery में दो पोर्शंस होते हैं, एक होता है वर्किंग कैपिटल लोन और एक होता है कैश क्रेडिट कंपोनेंट। तो जो वर्किंग कैपिटल लोन है इट शुड बी एटलीस्ट 60% ऑफ MPBF मैक्सिमम परमिसिबल बैंक फाइनेंस, और 40% हो सकता है कैश क्रेडिट कंपोनेंट मैक्सिमम। दिस इज नॉट ए कंपोनेंट ऑफ MCLR। इनमें कौन सा MCLR का कंपोनेंट नहीं है? मार्जिनल कॉस्ट ऑफ फंड्स, नेगेटिव कैरी ऑन CRR, ऑपरेटिंग कॉस्ट एंड रिस्क प्रीमियम। तो इसमें 1, 2, 3 ये तो कंपोनेंट हैं, 4 कंपोनेंट नहीं है। तो यहाँ पे टेनर प्रीमियम होना चाहिए, तो वो MCLR का कंपोनेंट बन जाता है। Current liability is given 500, current ratio given 1.5, quick ratio given 1.1. Current assets include stocks and receivable only. So हमने कैलकुलेट करना है अमाउंट ऑफ स्टॉक। पूरे ध्यान से पढ़िए व्हाट इज गिवन एंड व्हाट इज आस्क्ड। हमें गिवन है करंट लाइबिलिटीज का अमाउंट, करंट रेशियो का अमाउंट भी गिवन है, क्विक रेशियो का अमाउंट भी गिवन है। तो हमने कैलकुलेट करना है करंट एसेट्स, कैलकुलेट करना है स्टॉक का अमाउंट, और करंट एसेट के अंदर स्टॉक एंड रिसीवेबल का ही अमाउंट है। तो चलिए कैलकुलेट कर देते हैं। सो पहले हम कैलकुलेट करेंगे करंट एसेट का वैल्यू। सो 500 इंटू करंट रेशियो, तो ये हमारे पास आ जाता है करंट एसेट्स का वैल्यू। देन क्विक एसेट का वैल्यू कैलकुलेट कर लेंगे। क्विक एसेट का वैल्यू कैसे कैलकुलेट करेंगे? सो करंट लायबिलिटी इंटू क्विक रेशियो। तो करंट लायबिलिटी इंटू क्विक रेशियो, तो ये आ जाता है हमारे पास 500। तो अगर इसके अंदर 500 क्विक एसेट्स हैं, यानी वो सारे के सारे रिसीवेबल हैं, तो हमारे पास बाकी बचेगा स्टॉक। तो 750 माइनस 50, सो 250 हमारे पास बच जाएगा वैल्यू ऑफ स्टॉक। सेल्स 1000, डायरेक्ट मटेरियल कॉस्ट 530, डायरेक्ट लेबर 110, डायरेक्ट फैक्ट्री ओवरहेड्स 130। व्हाट इज कॉस्ट ऑफ सेल्स एंड GP रेशियो? सो कॉस्ट ऑफ सेल्स कितना है और GP रेशियो कितना है? तो इसको कैलकुलेट करने के लिए व्हाट वी विल डू, तो ये जितने भी एक्सपेंसेस हैं ये कॉस्ट ऑफ सेल्स का पार्ट बनते हैं। सो डायरेक्ट मटेरियल कॉस्ट भी कॉस्ट ऑफ सेल का पार्ट है, डायरेक्ट लेबर भी, डायरेक्ट फैक्ट्री ओवरहेड्स भी। तो हमारे पास जो डायरेक्ट मटेरियल कॉस्ट यानी हमारे पास जो कॉस्ट ऑफ सेल्स आ गया वो 750 आ गया, 770 आ गया। और GP कैलकुलेट करने के लिए हम क्या करेंगे? सो सेल्स के अमाउंट से हम कॉस्ट ऑफ सेल्स को माइनस कर देंगे, तो 230 हमारे पास ग्रॉस प्रॉफिट आ गया। और GP रेशियो कैलकुलेट करने के लिए व्हाट वी विल डू, सो 230 को डिवाइड करेंगे विद 1000,
तो हमारे पास जीपी रेशियो आ जाएगा 23 का। ऑपरेटिंग प्रॉफिट कैन बी कैलकुलेटेड एज, तो ऑपरेटिंग प्रॉफिट कैसे कैलकुलेट करेंगे? जीपी में से हम किसको माइनस करेंगे? ग्रॉस प्रॉफिट में से किसको माइनस करेंगे? सो ग्रॉस प्रॉफिट में से हम माइनस कर देंगे ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस को और हमें मिल जाएगा ऑपरेटिंग प्रॉफिट। रॉ मटेरियल कंजम्पशन इज कैलकुलेटेड एज परसेंटेज ऑफ सेल्स फॉर डिफरेंट ईयर्स अंडर विच एनालिसिस। सो रॉ मटेरियल कंजम्पशन को हम कैलकुलेट करते हैं एज परसेंट ऑफ सेल्स फॉर डिफरेंट ईयर्स। तो यहाँ पे हम किस एनालिसिस को यूज कर रहे होते हैं? तो इन दिस केस वी आर यूजिंग कॉमन साइज स्टेटमेंट एनालिसिस। सो हम कॉस्ट के सभी कंपोनेंट्स को सेल्स के परसेंटेज के तौर के ऊपर कन्वर्ट कर लेते हैं, तो इसको हम कहते हैं कॉमन साइज स्टेटमेंट एनालिसिस। डाउटफुल लोन 2, डाउटफुल 2 कैटेगरी का लोन, आउटस्टैंडिंग बैलेंस 15 लाख का है, रेजिड्यू सिक्योरिटी वैल्यू 6 लाख है। हमने कैलकुलेट करना है प्रोविजन को। सो 15 लाख का लोन आउटस्टैंडिंग है, 6 लाख का सिक्योरिटी है, DF2 हमारा अकाउंट है। तो इसमें पहले हम अनसिक्योर्ड पोर्शन को कैलकुलेट करेंगे। तो इसके अंदर सिक्योर्ड पोर्शन है 6 लाख का, अनसिक्योर्ड पोर्शन हमारे पास है 9 लाख का। सो 15 में से हमने 6 को निकाला तो 6 हमारे पास बन गया अनसिक्योर्ड पोर्शन। तो अनसिक्योर्ड पोर्शन के ऊपर फुल प्रोविजन करना होगा 100%, तो ये आ गया 9 लाख का प्रोविजन। और सिक्योर्ड पोर्शन 6 लाख का, इसके ऊपर 40% का प्रोविजन करना होगा बिकॉज इट इज डाउटफुल 2। तो ये आ गया हमारे पास 240। सो 240 प्लस 9 लाख, तो टोटल प्रोविजन आ गया हमारे पास 1140 का। ऑल द फाइनेंशियल नीड्स ऑफ ए कंपनी इंक्लूडिंग वर्किंग कैपिटल आर अप्रेज्ड इन केस ऑफ प्रोजेक्ट अप्रेजल, टर्मिनल अप्रेजल या वर्किंग कैपिटल अप्रेजल। जितनी भी फाइनेंशियल नीड्स हैं कंपनी की जिसमें वर्किंग कैपिटल को भी इंक्लूड किया जाएगा, तो जब हम ये सारे के सारे फैक्टर्स को अकाउंट फॉर करते हैं इन द अप्रेजल, तो इनमें से हम कौन सी अप्रेजल इसे कहते हैं? प्रोजेक्ट अप्रेजल, टर्म लोन अप्रेजल और वर्किंग कैपिटल अप्रेजल। सो दिस इज नोन एज प्रोजेक्ट अप्रेजल, तो इसको हम कहते हैं प्रोजेक्ट अप्रेजल। In case of which appraisal, macroeconomy needs to be deeply understood to know whether incremental production will be accepted without any hassle by the wider economy. So, क्या नाम है उस अप्रेजल का जिसमें हम मैक्रो इकोनॉमी की नीड्स को डीपली अंडरस्टैंड करते हैं ये जानने के लिए क्या इंक्रीमेंटल प्रोडक्शन, जो प्रोडक्शन किया जाएगा, क्या वो इकोनॉमी में, वाइडर इकोनॉमी में विदाउट एनी इशू एक्सेप्ट हो जाएगा या नहीं होगा। तो इसको हम कहते हैं इकोनॉमिक अप्रेजल। ब्रेक इवन पॉइंट कैन बी कैलकुलेटेड बाय यूजिंग द फार्मूला। सो कौन से फार्मूले को हम यूज करते हैं टू कैलकुलेट ब्रेक इवन? सो ब्रेक इवन कैन बी कैलकुलेटेड बाय यूजिंग द फार्मूला फिक्स्ड कॉस्ट डिवाइडेड बाय कंट्रीब्यूशन पर यूनिट। तो इस समय ब्रेक इवन क्वांटिटी कैलकुलेट हो जाएगी। Banks may offer partial credit enhancement in respect of bonds whose pre-enhanced rating is। तो अगर हमने पार्शियल क्रेडिट एनहेंसमेंट करनी है बॉन्ड्स की, तो उन बॉन्ड्स का कम से कम क्रेडिट रेटिंग बिफोर एनहेंसमेंट कितना होना चाहिए? तो दिस रेटिंग शुड बी BBB- एट लीस्ट। बैंक्स कैन फाइनेंस कॉस्ट ओवररन्स। तो अगर प्रोजेक्ट इम्प्लीमेंट हो रहा है उसमें कॉस्ट बढ़ जाती है, तो उसको जब फाइनेंस किया जाता है तो हम उसको कहते हैं फाइनेंसिंग ऑफ कॉस्ट ओवररन्स, एक्सक्लूडिंग इंटरेस्ट ड्यूरिंग द कंस्ट्रक्शन पीरियड अप टू मैक्सिमम ऑफ हाउ मच % ऑफ ओरिजिनल प्रोजेक्ट। तो अगर हमने कॉस्ट ओवररन को फाइनेंस करना है जिसमें इंटरेस्ट ड्यूरिंग कंस्ट्रक्शन पीरियड इंक्लूड नहीं होगा, तो ज़्यादा से ज़्यादा ये कितने % हो सकता है ओरिजिनल प्रोजेक्ट कॉस्ट का? तो मैक्सिमम इट कुड बी 10% ऑफ द ओरिजिनल प्रोजेक्ट कॉस्ट। चलिए फ्रेंड्स, अब हम चलेंगे मॉड्यूल डी से रिलेटेड इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस के ऊपर। RBI can impose penalty based on deficiencies in regulatory compliance according to which section of which act। अगर कोई बैंक रेगुलेटरी कंप्लायंस में कोई कमी है बैंक के अंदर, तो उसके ऊपर बेस्ड
रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया पेनल्टीज इंपोज कर सकता है उस बैंक के ऊपर। आरबीआई के पास ये पावर किस सेक्शन और किस एक्ट में अवेलेबल है? सो दिस इज अकॉर्डिंग टू सेक्शन 46 सबसेक्शन 4 सबसेक्शन आई एंड सेक्शन 51 subsection 1 of Banking Regulation Act 1949. Question number 2. Possibility that lawsuits, adverse judgments or contracts that turn into unenforceable can disrupt or adversely affect operations or conditions of a bank. तो हम इसको कौन सा रिस्क कहते हैं? वो पॉसिबिलिटी जो लॉ सूट या एडवर्स जजमेंट हम आ सकती है या कॉन्ट्रैक्ट्स कैन टर्न इनटू अनएनफोर्सेबल, तो जिससे हमारी जो ऑपरेशंस हैं या हमारी कंडीशंस हैं वो डिसरप्ट हो सकती हैं या एडवर्सली अफेक्ट हो सकती हैं, तो उसको हम किस प्रकार का रिस्क कहेंगे? सो दिस इज कॉल्ड लीगल रिस्क। कंप्लायंस ऑफिसर्स हैव एक्सेस टू ऑल इंफॉर्मेशन दे रिक्वायर एंड हैव राइट टू कंडक्ट इन्वेस्टिगेशन एंड दे रिपोर्ट देयर फाइंडिंग्स टू। तो जो कंप्लायंस ऑफिसर्स हैं वो सारी इंफॉर्मेशन जो उनको चाहिए उसको एक्सेस कर सकते हैं और इन्वेस्टिगेशन भी कंडक्ट कर सकते हैं, और उस इन्वेस्टिगेशन की जो फाइंडिंग्स होंगी वो किन को रिपोर्ट करनी होगी? सो दीज आर टू बी रिपोर्टेड टू चीफ कंप्लायंस ऑफिसर CCO. For a person to be appointed as a CCO, overall experience should be that of at least how many years in banking or financial services, out of which minimum how much years shall be in audit, finance, compliance or legal or risk management function. तो उसका कम से कम एक्सपीरियंस बैंकिंग और फाइनेंशियल सर्विसेज में कितना होना चाहिए, जिसके अंदर जो ऑडिट, फाइनेंस, कंप्लायंस और लीगल रिस्क मैनेजमेंट में एक्सपीरियंस कितना होना चाहिए? तो ओवरऑल एक्सपीरियंस इट इज़ 15 ईयर्स और ये स्पेसिफिक एक्सपीरियंस इट इज़ 5 ईयर्स। ओनली देन दैट पर्सन बिकम्स एलिजिबल टू बी अपॉइंटेड एज चीफ कंप्लायंस ऑफिसर। इफ CCO रिपोर्ट्स टू MD और CEO, ऑडिट कमिटी ऑफ द बोर्ड शैल मीट CCO on a monthly basis, quarterly basis or yearly basis on 1-to-1 basis without presence of senior management including MD और CEO. अगर CCO रिपोर्ट कर रहा है MD या CEO को, तो उस बैंक की जो ऑडिट कमेटी ऑफ द बोर्ड है वो CCO को मीट करेगी पीरियोडिकली 1-to-1 बेसिस के ऊपर, जिसमें MD, CEO या सीनियर मैनेजमेंट का कोई भी पर्सन प्रेजेंट नहीं होगा। तो ये मीटिंग की पीरियोडिसिटी क्या है? So this meeting will be on a quarterly basis. Which one is the statutory regulation? इनमें से कौन सी statutory regulation है? RBI डायरेक्शन, गवर्नमेंट नोटिफिकेशन, सेक्शन 22 रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया एक्ट, या ये सारे के सारे statutory regulations हैं? तो इनमें से किसको हम कहेंगे statutory regulation? तो स्टैट्यूटरी रेगुलेशन इसके अंदर आती है सेक्शन 22 ऑफ RBI एक्ट, बिकॉज जो बाकी दो हैं वो रेगुलेटर्स की रेगुलेशंस हैं, उनकी डायरेक्शंस हैं। अपॉइंटमेंट ऑफ CCO शुड बी एटलीस्ट फॉर ए पीरियड ऑफ, सो बैंक के अंदर चीफ कंप्लायंस ऑफिसर जो अपॉइंट किया जाएगा उसका एटलीस्ट मिनिमम पीरियड कितना है? सो दैट इज एटलीस्ट 3 ईयर्स। Methodology that links internal auditing to organization's overall risk management framework is called, वो मेथड जो लिंक करता है इंटरनल ऑडिट किसी भी ऑर्गेनाइजेशन का विद रिस्क मैनेजमेंट फ्रेमवर्क, तो उस मेथोडोलॉजी को हम क्या कहते हैं? सो दैट मेथोडोलॉजी इज नोन एज रिस्क बेस्ड इंटरनल ऑडिटिंग। बैंक्स इंटरनल ऑडिट फंक्शन मस्ट बी इंडिपेंडेंट ऑफ ऑडिटेड activities which require internal audit function to have sufficient standing and authority within the bank as per which principle of internal audit function. internal audit function के कई सारे principles हैं, उनमें एक principle है कि बैंक का जो internal audit function होगा वो independent होगा audited activity से, और वो रिक्वायर करता है इंटरनल ऑडिट फंक्शन टू हैव सफिशिएंट स्टैंडिंग एंड अथॉरिटी विद इन द बैंक। तो वो कौन सा प्रिंसिपल है?
So this is principle number 2. Who has the duty to review annual financial statement of bank along with management letter, which is the letter to the shareholder before it is approved by the board of directors. So किसकी ये ड्यूटी है कि रिव्यू करे एनुअल फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स को अलॉन्ग विद मैनेजमेंट लेटर जो शेयर होल्डर को भेजा जाएगा। तो इससे पहले कि उसको अप्रूव किया जाए तो उसकी स्क्रूटनी कौन करेगा, उसको रिव्यू कौन करेगा? इसके रिव्यू किया जाएगा बाय ऑडिट कमेटी ऑफ द बोर्ड। हेड ऑफ इंटरनल ऑडिट शैल बी अपॉइंटेड फॉर ए रीजनेबली लॉन्ग पीरियड, प्रोबेबली फॉर ए मिनिमम ऑफ हाउ मेनी ईयर्स। बैंक के इंटरनल ऑडिट का जो हेड होगा उसका जो अपॉइंटमेंट पीरियड होगा वो रीजनेबली लॉन्ग पीरियड होना चाहिए और प्रेफरेबली कम से कम कितने सालों का? तो प्रेफरेबली इट शुड बी ऑफ 5 years। preferably of 3 years. In terms of Section 17 of Banking Regulation Act 1949, banks are required to transfer out of balance of profit as disclosed in the profit loss account a sum equal to not less than how much percent of such profits to the reserve fund. So इस सेक्शन के मुताबिक रिजर्व फंड को बैंक ने कितना परसेंट ट्रांसफर करना है अपने प्रॉफिट्स का? तो ट्रांसफर करना है एटलीस्ट 20% ऑफ सच प्रॉफिट्स। एक्चुअली ट्रांसफर होता है 25% अकॉर्डिंग टू आरबीआई गाइडलाइंस, लेकिन जो स्टैट्यूटरी रिक्वायरमेंट है दैट इज 20%। Banks are to segregate credit entries outstanding for how many years in the inter-branch account and transfer them to separate account called blocked account। तो जितनी भी इंटर ब्रांच अकाउंट रिलेटेड ट्रांजैक्शंस हैं तो अगर वो आउटस्टैंड करती हैं एक पर्टिकुलर पीरियड के लिए तो उनको ट्रांसफ़र कर दिया जाएगा एक सेपरेट ब्लॉक्ड अकाउंट के अंदर। तो ये आउटस्टैंडिंग पीरियड कितना है? तो दिस आउटस्टैंडिंग पीरियड इज 5 years, more than 5 years, not 5 years, it is more than 5 years। In a bank balance sheet, business segment will be treasury, corporate, wholesale banking, retail banking and other banking operations। ये सेग्रीगेशन किस अकाउंटिंग स्टैंडर्ड के मुताबिक है? सो दिस सेग्रीगेशन इज अकॉर्डिंग टू विच अकाउंटिंग स्टैंडर्ड? तो यहाँ पे अकाउंटिंग स्टैंडर्ड अप्लाई होता है AS 17, अकाउंटिंग स्टैंडर्ड नंबर 17। Listed entries are to disseminate information on details of its business, terms and conditions of appointment of independent directors on its website and is to be kept updated within how many date changes taking place। तो ये सारी की सारी इंफॉर्मेशन डिस्क्लोज करनी है लिस्टेड एंटिटीज़ ने अपनी वेबसाइट के ऊपर, और अगर इनमें कोई चेंज आती है तो उस चेंज को अपडेट किया जाएगा। तो अपडेट करने का ये टाइम पीरियड कितना है? तो अपडेट करने के लिए ये टाइम पीरियड रहता है 2 days का अवेलेबल। हु इज टू फंक्शन एज कंप्लायंस ऑफिसर फॉर ए ब्रांच? सो बैंक ब्रांच के अंदर कंप्लायंस ऑफिसर के तौर के ऊपर कौन काम करेगा? मैनेजर या ऑफिसर या कोई और? तो ब्रांच के अंदर कंप्लायंस ऑफिसर का काम करेंगे मैनेजर। At each overseas center covering a cluster of foreign branches or represented offices will have an independent compliance department headed by local compliance officer, preferably an India-based officer in the level of which scale supported by the local staff। हमारे जो ओवरसीज सेंटर्स हैं, ईच ओवरसीज सेंटर के लिए जो कवर करेगा क्लस्टर ऑफ फॉरेन ब्रांचेस और रिप्रेजेंटेड ऑफिसेस को, तो वहाँ पे इंडिपेंडेंट कंप्लायंस डिपार्टमेंट होना चाहिए जिसको हेड करेगा लोकल कंप्लायंस ऑफिसर, और वो प्रेफरेबली इंडिया बेस्ड ऑफिसर होना चाहिए। और उस केस में उस ऑफिसर का स्केल कौन सा होना चाहिए? स्केल 2, 3, 4, 5, 6, 7। सो कौन सा स्केल होना चाहिए? तो दैट स्केल शुड एटलीस्ट बी स्केल 3 और स्केल 4।
कंप्लायंस कल्चर इज असेंशियल टू प्रोटेक्ट 5 बेसिक राइट्स ऑफ द कस्टमर। किसी भी बैंक का जो कंप्लायंस कल्चर है, एक्सपेक्ट किया जाता है कि वो 5 बेसिक राइट्स हैं कस्टमर के, उनको प्रोटेक्ट करेगा। तो ये राइट्स हैं: राइट टू फेयर ट्रीटमेंट, राइट टू ट्रांसपेरेंसी, राइट टू सूटेबिलिटी, राइट टू प्राइवेसी एंड राइट टू ग्रीवेंस रिड्रेस एंड कॉम्पेंसेशन। तो यहाँ पे कौन सा वो राइट है? विच इज दैट राइट? सो दैट राइट इज फेयर एंड ऑनेस्ट डीलिंग का राइट। रिस्क ऑफ लीगल और रेगुलेटरी सैंक्शंस, मटीरियल फाइनेंशियल लॉस और लॉस टू रेपुटेशन ए बैंक ड्यू टू फेलियर ऑफ टू कंप्लाई विद लॉज, रेगुलेशंस एंड रूल्स रिलेटेड सेल्फ रेगुलेटरी ऑर्गेनाइजेशन स्टैंडर्ड इज कॉल्ड। तो उस रिस्क को हम क्या कहते हैं? तो दिस रिस्क इज कॉल्ड कंप्लायंस रिस्क। सो जिसमें लीगल और रेगुलेटरी सैंक्शंस, मटीरियल फाइनेंशियल लॉस हो सकता है, लॉस टू रेपुटेशन ऑफ द बैंक हो सकता है। किस रीज़न के कारण? बिकॉज फेलियर टू कंप्लाई द लॉ और रेगुलेशंस और रूल्स रिलेटिंग टू सेल्फ रेगुलेटरी ऑर्गेनाइजेशंस। तो इसको हम कहते हैं कंप्लायंस रिस्क। फेलियर टू कंप्लाई, compliance risk score can be assessed on the scale of 1 to 10। स्कोर 1 to 3 के लिए जो स्केल है, तो वो किसके लिए है? कंप्लायंस रिस्क को मेजर करने के लिए, उसके स्कोर को मेजर करने के लिए। जो स्केल है 1 से 10 का है। तो अगर वो स्कोर 1 to 3 का आता है तो ये क्या इंडिकेट करता है? तो ये इंडिकेट करेगा कि इट इज़ वेल कंट्रोल्ड। जो कंप्लायंस रिस्क है दैट इज वेल कंट्रोल्ड। सो कंप्लायंस रिस्क इज वेल कंट्रोल्ड, वो अच्छे से कंट्रोल किया हुआ है अगर स्कोर 1 to 3 के बीच में फॉल करता है। ब्रांचेज आर टू सेंड कंप्लायंस सर्टिफिकेट ऑन क्वार्टरली बेसिस टू रीजनल और जोनल ऑफिस विद इन हाउ मेनी डेज फ्रॉम क्लोजर ऑफ द क्वार्टर। सो बैंकों की जो ब्रांचेज हैं उनको एक कंप्लायंस सर्टिफिकेट भेजना है क्वार्टरली बेसिस के ऊपर। तो क्वार्टर के क्लोज होने के कितने दिनों में इसको भेजा जाएगा? सो इट विल बी सेंट विद इन ए पीरियड ऑफ 5 days। Policy of a company which gives freedom and allows their employees to report or tell the management the facts, putting a stop on all unethical, immoral or illegal work। तो उस पॉलिसी को हम कौन सी पॉलिसी कहते हैं? किसी भी कंपनी की वो पॉलिसी जो एम्प्लॉयज़ को फ्रीडम देती है और उनको परमिट करती है कि वो रिपोर्ट कर सकते हैं या मैनेजमेंट को बता सकते हैं फैक्ट्स, ताकि अनएथिकल अगर कोई प्रैक्टिस है या इलीगल कोई वर्क है तो उसको ख़त्म किया जा सके, बंद किया जा सके। तो उस पॉलिसी को हम कौन सी पॉलिसी कहते हैं? सो दैट पॉलिसी इज कॉल्ड विसल ब्लोअर पॉलिसी। विद इन ऑर्गेनाइजेशन विसल ब्लोअर पॉलिसी कंप्लेंट कैन बी मेड टू। सो किसी भी ऑर्गेनाइजेशन के अंदर विसल ब्लोअर कंप्लेंट इस पॉलिसी के अंतर्गत किसको की जा सकती है? तो दैट कंप्लेंट कैन बी मेड टू ओम्बड्स पर्सन और टू Chief Vigilance Officer CVO। What is the timeline with the CVO to respond to whistler complaint? तो अगर ये कंप्लेंट ऐसे की जाती है तो इस कंप्लेंट को रिस्पॉन्ड करने के लिए CVO के पास या ओम्बड्स पर्सन के पास कितना टाइम अवेलेबल है? सो दैट टाइम पीरियड इज 2 days ओनली। Fraud means an act committed by a party to a contract or with his connivance or by his agent with intent to deceive another party thereto or his agent or to induce him to enter into some contract। So ये जो fraud का definition है ये कहाँ पे हमें available होता है? So fraud means an act committed by a party to a contract or with connivance of that party or by his agent with the intention to deceive some other party thereto और his agent और induce him to enter into some contract। तो ये definition कहाँ पे हमें मिलता है fraud का? So this definition is available according to